चलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ सीए इंटर, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, दैट इज रेशियो एनालिसिस। सो इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि हम फाइनेंसेस का एनालिसिस कैसे करते हैं, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, क्या उसका नीड, कितना नीड रहेगा, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें, कितना पैसा कब फ्री होना चाहिए, कितना पैसा कब आना चाहिए, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, सारा हम बैलेंस शीट की एक एक आइटम का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सो पहली चीज़ है इसके अंदर रेशियो एनालिसिस, जिसमें आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म रेशियोज जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बनते हैं। वो हमें ये शो करते हैं कितना हमें करंट एसेट्स रिसीवेबल है, कितना करंट लाइबिलिटीज़ पेएबल है, कब पेएबल है, कितने टाइम में पैसा आएगा, कितने टाइम में पैसा चुकाना पड़ेगा, मेरा स्टॉक मेरी सेल्स के क्या मुकाबले हैं। ये हुए शॉर्ट टर्म रेशियोज। फिर आएंगे इसमें एक्टिविटी रेशियोज, जो कि मीडियम टर्म बोलो या उसको हर साल हमें चेक करना पड़ेगा। एक्टिविटी रेशियोज में आता है एफिशिएंसी रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, इस तरह हमें रेशियोज चेक करना है। एंड लॉन्ग टर्म में आएंगे लेवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि हमारा लॉन्ग टर्म में हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा डेट टू इक्विटी क्या है, हमारा कैपिटल गियरिंग क्या है, हम कितना परसेंट डेट ले रहे हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा तो नहीं ले रहे, हाँ क्या हम इक्विटी सही तरह से रेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलो, सो पहला है डेफिनेशन ऑफ रेशियो, द इंडिकेटेड कोशेंट ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ रेशियो का डेफिनेशन बताया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 5 यूनिट्स इनपुट किया एंड मेरा 10 यूनिट्स आउटपुट आया, सो मेरा रेशियो क्या आया? आप बोलोगे 5 और 10, 1 और 2, सो 1:2, 1:2। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, 1 इनपुट for 2 output, 1 unit is inputted to get the output of 2 units। इसे कहा जाता है रेशियो 1:2 या 1:2। ओके, ये जस्ट रेशियो का डेफिनेशन है। रेशियो कैसे समझा गया है, दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं इसके अंदर जिनको बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की हम ट्राई करेंगे। चलो, इसके बाद है रेशियो एनालिसिस का कैलकुलेशन बेसिस, ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल रेशियोज, दैट इज ऑल स्टेक होल्डर्स। सो इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस की जाती है मैथमेटिकल टर्म्स में बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स। हमने देखा एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश की बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर। सो ये एक लॉजिकल मैनर में कनेक्टेड है कि मेरा कितना इनपुट आया है और कितना आउटपुट सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंसर्न। ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही निकाला कि हमारा इनपुट एंड आउटपुट कितना था। सो ये होता है रेशियो। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव फॉर रेशियो, कि जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के हैं वो हमें परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताती है हमारी फर्म की, कैन टेक डिसीजंस इन रिलेशन टू अ फर्म। चलो आगे बढ़ते हुए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर एनालिसिस। हमें फाइनेंशियल एनालिसिस जो करना है हमें उसका डेटा कहाँ से मिलेगा। सो पहला है एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स बोल दो या ऑडिट रिपोर्ट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब हुआ क्वार्टर या सेमी, क्या हो रहा है, एनुअल। जो क्वार्टरली हम रिपोर्ट्स छापते हैं या जो हम हर हाफ ईयरली, सेमी एनुअली जो रिपोर्ट हम निकालते हैं पब्लिक के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, उसे कहा जाता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं फिर जो नीचे हम नोट्स लिखते हैं, पार्ट नंबर 1 रिच, इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, इस साल में कितना रेज हुआ, कितना प्रीपे हुआ, कितना रीपे हुआ, कितना हमने डिविडेंड दिया, वो सारा सब नोट्स में आता है। बैलेंस शीट में सिर्फ एंड सिर्फ आइटम्स आती है, उस आइटम्स का इन डिस्क्रिप्शन नीचे नोट्स में आता है। चलो अगला है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। हमें कैश फ्लो देख के मालूम पड़ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना पैसा कहाँ गया, हमने कितना डिविडेंड चुकाया, सामने कितना पैसा रेज किया इक्विटी वालों से, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम पड़ जाएगी।
ये भी काइंड ऑफ रेशियो हुआ। अगला है बिजनेस पीरियडिकल्स। हम हमारे बिजनेस के पीरियडिकल्स, मतलब कुछ कंपनीज बिजनेस पीरियडिकल्स छापती है कि हम एवरी मंथ कुछ मंथली पत्रक जैसा, या मंथली डेटा फॉर कस्टमर्स, मंथली डेटा फॉर स्टेक होल्डर्स, ऐसा कुछ कंपनी मैगजीन या पत्रक टाइप छापती है, वहाँ से हमें मिल जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। या तो हम एक कंपनी के अंदर ही क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस का डिपार्टमेंट बना ले कि हम कंपनी की क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ऑल टाइम कंपनी में प्रेजेंट रहेंगे। हम किस तरह से कंपनी में काम हो रहा है, क्या शॉर्टफॉल है कहीं, क्या कुछ कहीं मिसमैचेस हैं, हम वो चेक करेंगे एंड उसे हम रिजॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियोज में आता है पहला लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कहा गया है? इसे कहा गया है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इसीलिए कि क्या हम शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है, क्या हम हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म एसेट्स से मेट कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं मुझे पैसा आने वाला नहीं है पर मुझे पैसा चुकाना है, मैं पैसा लाऊंगा कहाँ से। तो मुझे शॉर्ट टर्म में मेरी सॉल्वेंसी चेक करनी है कि मैं सॉल्वेंट हूँ या नहीं। अगला है लेवरेज रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। मैं लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहूंगा या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिजनेस 3 साल बाद बंद करके चला जाऊंगा, क्या मेरे रेशियोज इतने खराब है, वो देखेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कवरेज रेशियो से। अगले हैं एक्टिविटी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टर्नओवर। ये हम एनुअली चेक करते हैं, हर साल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हम एवरी ईयर चेक करते हैं सो दैट हमें मालूम पड़े कि हमने लास्ट ईयर से इस साल कितना इम्प्रूवमेंट किया, या हमें इस साल से अगले साल में कितना इम्प्रूवमेंट करना है। अगले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये सेल्स के रिलेटेड हो सकते हैं, ओवरऑल रिटर्न से रिलेटेड हो सकते हैं, ये हमें ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ सकते हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ सकते हैं, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। हम एक एक करके रेशियोज पढ़ेंगे, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, आपको दिमाग में रेशियोज ऐसे के ऐसे सारे छप जाएंगे। चलो, सो पहला है लिक्विडिटी रेशियो। इसमें टेक्स्ट ज़्यादा काम का नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली रेशियो पे लेकर चलता हूँ। सो पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, इट मीन्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा करंट एसेट 100 रुपये का है और मेरा करंट लाइबिलिटीज 80 रुपीज़ का है, तो मेरा करंट रेशियो क्या आएगा, कैलसी लगा लेना, मेरा करंट रेशियो आएगा 1.25 का। सो मेरा 1.25 का करंट रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, नीचे हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन। अ जनरली एक्सेप्टेबल करंट रेशियो इज 2:1। आइडियल रेशियो जो होता है वो 2:1 होना चाहिए। सॉरी, बट वेदर और नॉट a specific ratio is satisfactory depend on the nature of business and the characteristics of current assets and current liabilities. So हमारा बिजनेस के नेचर के ऊपर भी करंट रेशियो वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी कंपनी में 2 का करंट रेशियो भी कम पड़े, उनको लाइबिलिटीज बहुत फ्रीक्वेंट चुकानी हो, पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगे। हो सकता है किसी कंपनी के लिए 1 का रेशियो भी बहुत सफिशिएंट है, उनको लाइबिलिटीज बहुत 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 आराम से चुकानी है। चलो, सो CA एंड CL का पार्ट क्या क्या बनेगा, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे फिक्स एसेट आते हैं, यहाँ शेयर कैपिटल आता है, यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड यहाँ करंट एसेट्स। सो इसका पार्ट क्या क्या बनता है, सबसे पहले आएगा डेटर्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, जो बोलो, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, कैश, समथिंग प्री पेड एक्सपेंसेस टाइप सुना है आपने, कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने लास्ट ईयर में प्री पे कर दिए थे बट मुझे उसका बेनिफिट इस साल में रीप होने वाला है। सो देखो, आओ देखते हैं इसमें क्या है। इन्वेंटरीज सबसे पहला आप लिख लो, यहाँ पे स्टॉक बोला जाता है उसे। सन्डरी डेटर्स, जो हमें पैसा आने वाला है माल बेच के। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, वो भी हमारा करंट एसेट है। रिसीवेबल्स एंड अक्रूवल्स, रिसीवेबल्स एंड अक्रूवल्स, रिसीवेबल्स अक्रूवल्स माइट बी लाइक बिल्स रिसीवेबल्स या अक्रूड इनकम, और अक्रूड इनकम जो मेरी रिसीव होनी बाकी है। हो सकता है मेरे एफडी पे कुछ इंटरेस्ट ऐड हो चुका हो बट मुझे मिलेगा वो ईयर एंड में, मैंने कुछ एफडी करा रखी है, मुझे उस एफडी पे इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है, इसे कहा जाएगा अक्रूड इनकम। अगला है लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ लिख लेना ओनली शॉर्ट
टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, डिस्पोजेबल का मतलब ही होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो डिस्पोजेबल लिखते ही मतलब समझना चाहिए कि डिस्पोजेबल वो इन्वेस्टमेंट्स जो मुझे बहुत जल्द से जल्द बेचनी है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स, OCA। अदर करंट एसेट्स में हो सकता है आपका, यहाँ पे आ सकता है बैलेंस विथ रेवेन्यू अथॉरिटीज। रेवेन्यू अथॉरिटीज मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट। मेरा कुछ हो सकता है इनकम टैक्स का रिफंड आना पेंडिंग है, जो मैंने लास्ट ईयर में काम किया था, मेरा कुछ TDS कटा था, मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आना बाकी है। सो अगर मुझे इस साल वो आना पेंडिंग है, सो मैं वो दिखाऊंगा अदर करंट एसेट्स के अंदर, बैलेंस विथ रेवेन्यू अथॉरिटीज़। हो सकता है मेरा कुछ GST का क्रेडिट पड़ा हो। सो GST का क्रेडिट मेरा अगर पड़ा है, वो मुझे फ्यूचर में यूज़ करने को मिलेगा, मैं 1 ईयर के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लूँगा, तो वो आएगा GST डिपार्टमेंट का क्रेडिट जो होता है अदर करंट एसेट्स के अंदर। चलो एक एक चीज़ें हमने इन डेप्थ पढ़ी। अगले आते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम ये चेक करेंगे कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स जो हमें गुड्स का पैसा शॉर्ट टर्म में चुकाना है, 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 180 दिन, हमें कुछ टाइम पीरियड के अंदर क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। सो वो कितनी पेमेंट हमें करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस हम यहाँ लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म्स लोन गिवन नहीं टेकन, जो हमने लोन ली है शॉर्ट टर्म के लिए और जो हमें चुकानी है कुछ टाइम पीरियड के अंदर, 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, OD और CC बेसिकली सिमिलर नेचर के होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि OD और CC में डिफरेंस क्या होता है, OD और CC कितने सिमिलर होते हैं, हमने देखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अक्रूड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल आपने 1 से 31 के बीच में कुछ काम किया, लेबर्स को आपको पेमेंट करना है, तो क्या आप 31 को रात को बुला के सबको पैसा दे दोगे निकाल के? ना, आप 1 तारीख को सुबह जब आएंगे तब पैसा दोगे। तो 31 को मेरा करंट लाइबिलिटीज बिल्ड हो गया। सो मुझे 1 तारीख को जो पैसा देना है शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में देना है, सो ये पैसा मैं 1 तारीख को दूंगा, बट अक्रूड हुआ है लास्ट मंथ का, सो लास्ट मंथ की करंट लाइबिलिटीज में वो ऐड हो जाएगा अंडर द हेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने 1/4/2024 से 31/3/2025 में जो भी बिजनेस किया उसके ऊपर मुझे जो भी इनकम टैक्स पे करना है, क्या मेरा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा? ऑब्वियसली 31 को तो मैं बोलूंगा नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको टैक्स पे कर रहा हूँ सब ले जाओ, ना, ऐसा नहीं होगा। सो मैं 1 से 31 को सब जो भी काम करूंगा, अगले दिन सुबह आऊँगा 1 तारीख को सुबह ऑफिस आके मेरा कंप्यूटर लैपटॉप चालू करूँगा, तब मैं चेक करूँगा मैंने कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर में कमाया। अरे इतना प्रॉफिट कमाया इंटू 20, 25, 30 जो भी जिसका रेट है, कंपनीज का प्रॉफिट, फर्म्स का, LLPs का जो भी रेट है उसको मल्टीप्लाई करूँगा एंड बताऊँगा मेरा इतना टैक्स पेएबल है। सो ये मुझे उसकी इफेक्ट बने मैं 1 तारीख को दे रहा हूँ, 1/4 को, बट मुझे देनी पड़ेगी 31/3/2025 में कि मेरा इतना इनकम टैक्स पेएबल है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइट बी फॉर GST ऑल्सो, कि मैंने 1/3/2031 से 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 में कुछ गुड्स बेचा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख का गुड्स बेचा है, मेरा GST का रेट है 5%, इंटू 5% मुझे 50K पेएबल है। सो ये हो गए मेरे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, GST लाइबिलिटी। अगले होते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड वो होते हैं जो मैं शेयर होल्डर्स को देने का वादा करता हूँ। मैं 1 तारीख को सुबह आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने यार अच्छा खासा पैसा कमाया है, क्यों ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए, मैं उनका प्रोविजन बना देता हूँ, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। या फिर हम जब एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, AGM कहा जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर हम शेयर होल्डर्स का डिविडेंड तय करते हैं कि हम उन्होंने इतना डिविडेंड देंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड
या फिर एनी अदर करंट लाइबिलिटीज। अब ज़्यादा डेप्थ में इसके जाऊंगा नहीं, मैं बहुत लंबा खींच लिया मैंने। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आपको पता है। आइडियल रेशियो इज 2:1। जनरली 2:1 का रेशियो इज कंसिडर्ड एज अ गुड रेशियो। बाकी फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फॉर्म क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उसके हिसाब से। अगला रेशियो है अपना क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट, इसको एसिड टेस्ट नाम क्यों दिया गया? एसिड जिस तरह से बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, वैसे ये रेशियो में सिर्फ फास्ट सेलिंग एसेट्स ही आते हैं। सो क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, हमें एसिड का जब भी टेस्ट करना है, जैसे एसिड को कहीं पोर करते हैं सीधा वहां पर रिएक्शन चालू हो जाता है, तो उससे कहा जाता है एसिड टेस्ट रेशियो, फास्ट रिएक्शन वाला रेशियो। चलो, सो न्यूमरेटर में आएगा क्विक एसेट्स एंड डिनोमिनेटर में आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो आपको सेम टू सेम लेनी है, बट क्विक एसेट्स में आपको कुछ चेंज करना है। वहां आपको लेना है करंट एसेट्स लेस इन्वेंटरी। आपको आपका स्टॉक लेस करना है। हो सकता है आपका ऑब्सोलीट नॉन मूविंग स्टॉक हो, आपका बहुत टाइम से स्टॉक बिक नहीं रहा हो, वो स्टॉक आपने करंट एसेट्स में ऐड कर रखा है। सो क्या पता वो शायद 6 महीने 8 महीने क्विकली 1 महीने में बिके ना बिके, उसको शायद बिकने में 3-4 महीने 6 महीने लग सकते हैं। इसीलिए उसको यहाँ पे हम लेस करेंगे, और लेस करेंगे हम यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। दिस विल बिकम योर क्विक एसेट्स। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों हम लेस करेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2024 से लेके 2025, 1/4/24 से 31/3/25 तक का। इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या किया, 1 जुलाई को मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, विच इज 24,000। अब मुझे 31/3/2025 को मेरी बुक्स क्लोज करनी है। सो मैं कितना प्रीमियम मैंने यूज़ किया, मैंने ये 1 जुलाई को पे किया होगा, सो मेरा ये टेन्योर होगा अप टू 30 जून 25, क्योंकि 1 साल का प्रीमियम पे करूँगा। सो 1 जुलाई 2025 से 24 से 30 जून 2025 तक का प्रीमियम पे किया है मैंने। बट क्या मैं पूरा का पूरा प्रीमियम इस साल में यूज़ करने वाला हूँ? नहीं, मैं ये 9 मंथ्स का प्रीमियम जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मंथ्स का प्रीमियम यूज़ करूँगा। बाकी 3 मंथ्स का मैंने एडवांस दे रखा है। सो इस 24,000 में से इंटू 3/12 करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 6,000। 6,000 मुझे शो करना पड़ेगा एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि मैं फ्यूचर ईयर में बेनिफिट को रीप करने वाला हूँ। मैं करंट ईयर में बेनिफिट को रीप नहीं करूँगा। सो इसे कहा जाता है क्विक एसेट्स, जिसमें से मैं सिर्फ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करूँगा। कोई कितना भी बहकाए मत माइनस करना। लोग बोलेंगे कि डेटर्स को भी माइनस कर, डेटर्स तेरे 2 महीने बाद आने वाले हैं। आप डेटर्स को लालच दे सकते हो कि मुझे 2% डिस्काउंट पे दे दो, बट पैसा आज के आज दे दो, पैसा मुझे इमीडिएटली चाहिए। आप मुझे 100 देने वाले थे ना, 97 दे दो, 3% लेस कर दो, बट मुझे पैसा आज दे दो। डेटर्स आर वेरी हैप्पी इन अवेलिंग द डिस्काउंट। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, डेटर्स माइनस मत करना। क्विक एसेट्स का मतलब हुआ ओनली एंड ओनली इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे एसेट्स हो गए क्विक एसेट्स। चलो, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? एसिड टेस्ट ऑफ 1:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी। 1:1 मतलब 1 का रेशियो इज कंसिडर्ड एज अ गुड अनलेस द मेजोरिटी ऑफ क्विक एसेट्स आर इन रिसीवेबल। ऐसा क्यों बोला गया है कि अगर मेरे सारे के सारे एसेट्स रिसीवेबल्स में ही है, मेरे पास कुछ भी इसके अलावा नहीं है, अदर लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप डेटर्स को फ़ोन करोगे कि साहब पैसा चाहिए, वो बोलेगा हाँ 2 दिन देता हूँ। फिर फ़ोन करोगे साहब पैसा चाहिए, हाँ 2 दिन देता हूँ। दे देगा वो, 2 4 10 दिन में दे देगा, बट वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे आपको खिसकाता जाएगा। उसे इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए शायद ये अनलेस मेजोरिटी ऑफ क्विक एसेट्स आर इन रिसीवेबल्स। चलो अगला चलते हैं, कैश रेशियो। ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, मतलब मेरे पास हार्ड कैश कितना है मेरी बैलेंस शीट पे। हार्ड कैश क्या होता है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड लिक्विड सिक्योरिटीज। लिक्विड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो मैं एक क्लिक पे, आपने आपका डीमैट ओपन किया, एक क्लिक पे सेल का बटन दबाया, बिक गई, पैसा आपके डीमैट में, डीमैट से विड्रॉ कर लो पैसा आपके बैंक में। तो इसलिए कहा जाता है इसको लिक्विड सिक्योरिटी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अपॉन तो नीचे सेम है करंट लाइबिलिटीज।
फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला है बेसिक इंटरवल डिफेंस इंटरवल रेशियो। सो ये बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो ये बताता है कि हाउ मच विल यू लास्ट इफ आपके ऑपरेशंस बंद हो जाए। अगर आपका बिजनेस ऑपरेशंस, मशीनरी ऑपरेशन सब बंद हो जाए, आप कितने दिन तक टिक पाओगे मार्केट में। इसका पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ते क्या बोलता है। इफ फॉर सम रीजन ऑल द कंपनीज रेवेन्यू वर टू सडनली सीज मतलब stop. The basic defense interval ratio would help to determine the number of days for which the company can cover its cash expenses without the aid of additional financing. बिना किसी एडिशनल फाइनेंसिंग के कंपनी कितने दिन टिक सकती है। सिंपल सिंपल सिंपल, बिना किसी एडिशनल फाइनेंसिंग के कंपनी कितने दिन अपने कैश एक्सपेंसेस को चुका सकती है। इसे कहा जाता है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। सो इसमें क्या आएगा, आपको पहले देखना है आपके पास कितना कैश है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश है 1,000 रुपये का, मेरे रिसीवेबल्स आने वाले 12,000 रुपये के, एंड मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं 7,000 रुपीज़ के। सो दिस विल कम टू माई 20,000 रुपीज़। सो 20,000 रुपये मेरे पास आने वाले हैं, या आप कह सकते हो करंट एसेट्स है। अब ये देखो आपका डेली एक्सपेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेली एक्सपेंस है 500 रुपये का सॉरी, डेली एक्सपेंडिचर है मेरा 500 रुपये का। सो आप कितने दिन टिक पाओगे। 20,000 डिवाइड बाई 500, 2020 कट 1, 5 4 20 एंड 40। आप 40 डेज तक बिना किसी एडिशनल फाइनेंसिंग के टिक पाओगे। आपके पास इतना कैश है कि आप 40 दिन तक आपके कंपनीज के ऑपरेशंस खींच सकते हो। अगर आपके पास जीरो पैसा आए, रिसीवेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ काम नई सेल्स ना हो तो। चलो ये आप देख लेना, बैंक कैश रिसीवेबल्स सिक्योरिटीज अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से 360, 360 दिन लेते हैं अपन पूरे साल में। चलो सो ये क्लियर हुआ। ये वाला फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला मत देखना। ये फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या क्या, COGS, सेलिंग, एडमिन, जनरल, डेप्री अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पता है आपको क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब CA क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, CL क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। सो इसमें मैं ज़्यादा इन डेप्थ अब नहीं जाऊँगा, आपको पता है CA CL क्या होता है। सो CA माइनस CL इज योर NWC, जिसे कहा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिख लेता हूँ मैं NWC। ईजी टॉपिक, आगे बढ़ते हैं अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की तरफ, या लेवरेज रेशियो जिसे कहा जाता है। इसमें दो तरह के रेशियो होंगे। लेवरेज रेशियो में एक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होगा कवरेज। हम इन डेप्थ में आगे एक एक रेशियो को पढ़ते हैं सॉरी। पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। उसमें पहला है इक्विटी रेशियो। एक रफ बैलेंस शीट बनाता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, जिसमें से मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,000 रुपये का, रिटेन्ड अर्निंग्स है 6,000 रुपये की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है 4,000 रुपये की, एंड करंट लायबिलिटीज़ है 8,000 रुपये की। सामने आते हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इसका टोटल आपका आएगा 8 4 12 6 18 और 2 20,000। सो यहाँ भी आएगा सेम 20,000। बोलूँगा 12,000 के CA है एंड 8,000 के FA है। चलो सो अगर मैं बोलूँ कि मेरा इक्विटी रेशियो क्या होता है, चलो आपको क्या मालूम पड़ रहा है इक्विटी रेशियो कितना है, मेरा कितना कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड है। समझते हैं, शेयरहोल्डर्स इक्विटी इज इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो ये हुआ आपका इक्विटी का पार्ट, ये बनेगा आपका पार्ट विच इज इक्विटी पार्ट। ओके, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट करंट एसेट्स, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस। या फिर आप इसका भी टोटल ले सकते हो,
कैपिटल एम्प्लॉयड is also equals to equity share capital plus reserves and surplus plus preference share capital plus debentures plus long term liabilities. This is also called as capital employed. और सिंपल टर्म्स में जाओगे सो फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स. नेट करंट एसेट्स का मतलब हुआ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. इसको आप एनसीए की जगह बोल सकते हो NWC, नेट वर्किंग कैपिटल. सो इजी सी बात है कि मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी में, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 2000 प्लस 6000 प्लस 4000, ये हुआ 12000. मेरा 12000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें से मेरी इक्विटी है 6 और 2 8000. सो इक्विटी रेशियो क्या आएगा? इक्विटी रेशियो आएगा अपने एग्जांपल के हिसाब से 8000 डिवाइड बाई 12000, जिसे 0.75 और 75%. इसको ऐसे हम चेक करेंगे कि मेरा 75% ऑफ कैपिटल जो है वो इक्विटी से आया हुआ है. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 12000 का है, जिसमें से 75% मेरा इक्विटी से आया हुआ है. सो दिस इज योर इक्विटी रेशियो, जिसमें मैंने ये चेक किया कि मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कितना है. सो इक्विटी इज 0.75 और 75%. कैसे निकाला? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है डिवाइडेड बाई इक्विटी है डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो अगला है डेट रेशियो. यहाँ पे आपने नेट एसेट्स लिया है. नेट एसेट्स और नेट लायबिलिटीज दोनों सेम होता है. आप नेट लायबिलिटी ले लो. सो मेरा फिक्स एसेट जो है वो पैसा आने वाला है, सीए जो पैसा है वो आने वाला है, सीएल जो है मैं चुका दूंगा. सो नेट लायबिलिटी कितनी बचती है मेरी? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस से मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बच जाती है. चलो अगला आता है डेट रेशियो. सेम तरह से डेट रेशियो निकालना. अपने इस एग्जांपल के हिसाब से डेट रेशियो क्या आएगा? टोटल डेट है अपना 4000 डिवाइड बाई 20000, 20000 नहीं 12000. वही सेम लेंगे नेट एसेट्स, ऊपर भी वही लिया था नीचे वही लेंगे. सो यहाँ क्या आएगा? 0.25 और 25%. मतलब मेरा जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका इक्विटी मेरा 75% है, डेट मेरा 25% है. सो मेरे 100% कैपिटल का मैंने बाइफर्केशन दे दिया कि मेरा इतना पार्ट इक्विटी में है, इतना पार्ट मेरा डेट से आया है. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसमें क्या क्या इक्विटी में आपको पता क्या लोगे? डेट में क्या क्या लोगे आप? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स, बाइंग फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, बैंक बोरोविंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स. वो सारे लोन जो करंट लायबिलिटीज के ऊपर आते हैं. करंट लायबिलिटीज नहीं लोगे, उसके ऊपर जो आते हैं वो सारे लिए जाएंगे. डेट टू इक्विटी रेशियो तीसरा है. अब तीसरा है डेट टू इक्विटी. नाम ही बताता है डेट टू इक्विटी. सिंपल कर दो, डेट अपॉन इक्विटी. सिंपल. सो डेट का मतलब हुआ कितना पैसा मुझे बाहर से आना बाकी है. अच्छा अब क्या इसमें करंट लायबिलिटी भी लेंगे? देखो, नॉट मियरली लॉन्ग टर्म डेट, बोथ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. सो इसमें करंट लायबिलिटी भी लोगे प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी लोगे. अगर आपको पूछा जाए लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, जैसे यहाँ लिया है, समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट पेयरिंग फंड्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल लायबिलिटीज. आपको स्पेसिफाई करके दिया जाएगा कि आपको लॉन्ग टर्म डेट रेशियो निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तब आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लोगे, शॉर्ट टर्म का डेट आप नहीं लोगे. अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड, ऑलवेज टेक CL प्लस NCL. अब डेट टू इक्विटी रेशियो बताता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 1000 रुपए का डेट है एंड मेरी कंपनी में 3000 की
इक्विटी है, तो ये आएगा 1/3 और 33.33% मेरा डेट टू इक्विटी। जितनी भी मेरी इक्विटी है उसका 1/3 और 33.33% मेरा डेट है। देखो वैसे ही बैठ रहा है, जितनी इक्विटी है उसका 33.33% मेरा डेट है। चलो सो इंटरप्रिटेशन देख लेते क्या बोलता है। अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स लेस प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिटर्स। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन कम मिलेगा। क्यों ऐसा? कंपनी का पैसा बाहर वालों को चुकाना इतना सारा बाकी है, वो पहले उनको चुकाएगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। उनको चुकाते चुकाते पैसा खत्म हो गया तो क्या? So means lesser protection for the creditors. A low ratio on the other hand indicates wider safety cushion. जितना मेरा रेशियो अगर कम है, अगर डेट टू इक्विटी मेरा 33% ना होके 15% ही था, सो मतलब अगर मैं देखूँ मेरा इक्विटी 3000 है, सो यहाँ 450 का मेरा अगर डेट है, दिस विल कम टू 15%। सो बहुत सेफ हूँ यार, मुझे 3000 इक्विटी को चुकाना है और सिर्फ 450 डेट को चुकाना है। सो मतलब डेट को बहुत कम चुकाना है। आई विल बी एबल टू मैनेज और पे माई क्रेडिटर्स ऑन टाइम। दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट फंड इन रिलेशन टू इक्विटी। यही हमने पढ़ा। चलो, इज द इंडिकेटर्स ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल लेवरेज। फर्म्स का फाइनेंशियल लेवरेज का इंडिकेटर है। आगे बढ़ते हैं अपने डेट टू टोटल एसेट्स की तरफ। देखो एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, नाम देखना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, समझ में आ जाएगा। डेट टू टोटल एसेट्स, हाउ मच योर डेट इज एज कंपेयर टू योर टोटल एसेट्स। इतना सिंपल है। यहाँ पे टोटल डेट ले लो, नीचे टोटल एसेट ले लो, आपका फॉर्मूला डन। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट एसेट्स आर लेस बैक्ड अप बाय इक्विटी, हेंस हायर फाइनेंशियल लेवरेज। अगर मैं बोलूँ, चलो इसमें अगर अपन देखें ना, अपने एग्जाम्पल में कितना अपना डेट था 4000 एंड कितना अपना टोटल एसेट थे 20000। सो यहाँ आएगा 4000 डिवाइड बाई 20000, मतलब 20% मेरा टोटल एसेट्स का डेट बनता है। सिंपल, टोटल एसेट्स का डेट मेरा 20% है, एज सिंपल एज दैट। चलो अगला है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियर करना मतलब क्या? मैं मेरे कितने कम ब्याज पे पैसा उठा के ज़्यादा ब्याज कमा सकता हूँ, बताता हूँ। इन एडिशन टू डेट इक्विटी रेशियो समटाइम्स कैपिटल, छोड़ो ना, इसमें आपका फॉर्मूला सिंपल याद रखना आप। फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट में बेयर करना है। मतलब अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स कौन से हो सकते हैं? पहला आएगा डिबेंचर्स, मुझे डिबेंचर्स चुकाने हैं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग है। अगला मुझे चुकाना है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को भी मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं, फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है। डिबेंचर्स को मुझे इंटरेस्ट देना है पर फिक्स देना है, प्रेफरेंस को मुझे डिविडेंड देना है पर फिक्स देना है। एंड अदर बोरोड फंड का मतलब हुआ मेरा कुछ टर्म लोन हो सकता है, मेरा कोई ओडी या सीसी हो सकता है। सो ये हुआ मेरे फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स। अपॉन में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता है इक्विटी कैपिटल में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कर देना, माइनस लॉसेस कुछ अगर एक्यूमुलेटेड हो तो वो माइनस कर देना। चलो वेरी सिंपल, वेरी इजी, डन। कैपिटल गियरिंग रेशियो कभी कोई भूलेगा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड में क्या आएगा? वो फंड जिन पे मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियर करना है। डिबेंचर ले लो, प्रेफरेंस ले लो, अदर बोरोड फंड में टर्म लोन, ओडी, सीसी कुछ भी आएगा। एंड नीचे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो में आएगा, नाम भी हमारा समझ में आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो,
कितना पैसा कंपनी के, फर्म के, दुकान के प्रोपराइटर ने लगाया है। प्रोपराइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। सो प्रोपराइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोपराइटरी फंड में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल, कंपनी का मालिक कौन होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन टोटल एसेट्स। अगर हमारे एग्जाम्पल में देखा जाए, सो प्रोपराइटरी फंड यस 8,000 डिवाइड बाई 20,000, इट विल कम टू 40%। सो 40% मेरा पैसा प्रॉफिटर्स ने लगाया है। मेरा पैसा कितना लगाया है, 8,000 प्लस 4,000 12,000, ये एप्लीकेशन है। पैसा अप्लाई कहाँ किया, ये सोर्स है। पैसा लाया कहाँ से, जो कितना पैसा मैंने अप्लाई किया है वो मैं लाया कहाँ से हूँ, वो मुझे चेक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला चालू करते हैं अपने कवरेज रेशियोज। यहाँ हमारे लेवरेज रेशियोज खत्म हुए, अगले हैं हमारे कवरेज रेशियोज। सो कवरेज रेशियो में पहला है, सिर्फ 3 ही है इसमें, DSCR, आई थिंक ICR एंड प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स चार्जेस, ठीक है। सो पहला है DSCR, इसे कहा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या याद करने की ज़रूरत है या नहीं, समझते हैं। नाम क्या बोलता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आपको जो डेट सर्व करना है, जो आपको डेट सर्व करना है, क्या उसको आप कवर कर पा रहे हो या नहीं। कवर मतलब सर्व कर पा रहे हो या नहीं। अब सर्व किससे करोगे, ऑब्वियसली जो कमाओगे उससे, एग्जिस्टिंग तो सर्व करोगे नहीं। जो पैसा आपने इस साल कमाया उससे कि आप अपना डेट रीपे करने के लायक हो या नहीं। चलो क्या बोलता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, मतलब दिस विल नोन एज EBIT अपॉन डेट इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। सो EBIT अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, मेरा डेट जितना मुझे चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल चलो बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लाख रुपए का EBIT किया एंड सामने आप बोलते हो कि मेरी 1 साल की डेट की इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट जो EMI है, मेरी लायबिलिटी डेट की EMI है फॉर एग्जाम्पल 75,000 पर मंथ की। सो ईयर की कितनी हुई, ईयरली आपकी आई लाइबिलिटीज 9 लाख, कैसे 75,000 इंटू 12। सो आप इसको कैसे करोगे, 15 लाख डिवाइड बाई 9 लाख। कैलसी घुमा रहे थे फटाफट, चलो। सो क्या बोलता है, 75 कहाँ थे अपन थे ये रहा। सो इस पे रादर मैं बोलता हूँ इसको ऐसे ले लो, बेटर रहेगा। ओके, सो मेरा कवरेज रेशियो में देखो, अगर DSCR 15 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, 15 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, ये मेरा आता है 1.667 टाइम्स। मैं मेरी लायबिलिटी को 1.667 टाइम्स पे करने की कैपेसिटी रखता हूँ। मेरी जितनी भी EMIs है, डेट 75,000 रुपये मेरी मंथली डेट है, इंटू 12 करूँगा तो मेरे को आएगा 9 लाख रुपीज़। इन 9 लाख रुपीज़ अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं 15 लाख रुपए से 9 लाख रुपए कमाने का पे करने का 1.667 टाइम्स पे कर सकता हूँ। अगर मैं 9 लाख रुपए पे करता हूँ इंटू 1.667 टाइम्स, तो मैं 15 लाख रुपए पे कर सकता हूँ, सॉरी 9 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो DSCR कवर आपको समझ में आया। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मेरे को मेरे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट जो चुकाने हैं, मैं अपनी EBIT से कितने टाइम्स चुका सकता हूँ, मेरे नेट प्रॉफिट से मैं मेरा डेट कितना सर्व कर पाऊंगा, इतना सिंपल।
मैं मेरे नेट प्रॉफिट से मेरा डेट कितना सर्व कर पाऊंगा। नेट प्रॉफिट नहीं, इसको ईबीआईटी बोला जाएगा। क्यों ईबीआईटी लिया है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर इसमें आता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे इसमें टैक्सेस, ये आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, माइनस करेंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ आते हैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्या मुझे डेट वालों को इससे चुका पाऊंगा क्या? ईबीआईटी से ना, इससे पहले तो मैं डेट को चुका दिया होगा। सो मुझे इससे पहले का नंबर ये ना लेके ये नंबर लेना है, क्योंकि मैं डेट वालों को यहाँ से चुकाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, मेरा ईबीआईटी आया 5 लाख रुपए का एंड मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपए का। जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सो मेरा ईबीटी जीरो हो गया। सो क्या मैं कुछ ईबीटी से चुका पाऊंगा क्या डेट वालों को? ना, मैं मेरे ईबीटी से डेट को नहीं चुका पाऊंगा। इसीलिए जहाँ से मुझे डेट पे करना है वो मुझे फिगर लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे ईबीआईटी लेंगे, ना कि ईबीटी। सो ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट को आप ईएमआईज भी बोल सकते हो। ईएमआई, ईयरली ईएमआई, कितने पूरे साल में आपको चुकाना है। चलो, पहला हुआ। अगला हुआ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब यहाँ भी हम ईबीआईटी लेंगे। क्यों? मुझे इंटरेस्ट जो चुकाना है वो कितना कवर हो रहा है। सेम एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा ईबीआईटी है 5 लाख का, मेरा इंटरेस्ट भी है 5 लाख का। इसके पहले के एग्जांपल में यार एक चेंज करते हैं, रुको, वापस ऊपर आओ। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट जो बोला 5 लाख का, वो इंटरेस्ट 5 लाख का ना लेके हम इंटरेस्ट लेते हैं 2 लाख का, ठीक है। एंड मेरा इंस्टॉलमेंट जो जाएगा प्रिंसिपल, वो आएगा मेरा 3 लाख रुपए। सो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट 2 लाख का प्लस इंस्टॉलमेंट 3 लाख का, 5 लाख मुझे चुकाना है। डेफिनेटली इतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता जितना आप ईबीआईटी कमा रहे हो। सो मैं मेरे ईबीआईटी से कितनी बार मेरा इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट चुका सकता हूँ। सो इसमें आएगा मेरा DSCR। ईबीआईटी मेरा 5 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख, इंस्टॉलमेंट 3 लाख। सो DSCR का रेशियो बैठेगा मेरा 1 टाइम्स का। सो मेरा DSCR बैठा 1 टाइम्स का। मैं एक बार ही DSCR डेट वालों को चुका पाऊंगा। अगर मुझे उससे ज़्यादा चुकाना हुआ तो मेरे पास और पैसा नहीं बचेगा। चलो अगला समझते हैं, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। से मैं एग्जांपल लूँगा। आप अगर यहाँ पे आपके पास बच जाते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स 3 लाख रुपए, मान लो टैक्स रेट है आपका 20%, तो 60,000 यहाँ से गया, EAT बचा 240 का, इसमें से आपने 40,000 का PD चुकाया, 2 लाख बचा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। सारा एग्जाम्पल, सारे टॉपिक्स एक सम से क्लियर हो जाएंगे। सो अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना चुकाना है। देखो, मुझे इंटरेस्ट चुकाना है 2 लाख रुपए का। कहाँ से चुकाना है? मैं बोलूँगा मुझे ईबीआईटी से चुकाना है। ईबीआईटी कितना है? 5 लाख रुपए। क्यों मैंने ऐसा बोला? मैं ईबीटी से भी इंटरेस्ट चुका सकता हूँ। समझता है क्यों? क्या ये 2 लाख रुपए चुकाने के बाद 3 लाख रुपए जहाँ पे मेरे नंबर आ रहा है, वहाँ क्या मेरी कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी है क्या? सो नो, यहाँ मेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी खड़ी ही नहीं होती है, वो तो मैं पे कर चुका। सो इसीलिए ईबीटी को कंसीडर मुझे नहीं करना है, मुझे लेना है ईबीआईटी। सो ईबीआईटी मेरा 5 लाख का है, इंटरेस्ट पेएबल मेरा 2 लाख का है। सो मैं 5 लाख के ईबीआईटी से कितनी बार मेरा इंटरेस्ट चुका पाऊंगा? इट इज़ 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स मैं 2.5 बार मेरा इंटरेस्ट चुका दूंगा। इतनी मेरे में कैपेसिटी है।
मैं 2.5 बार मेरा इंटरेस्ट चुका दूंगा, इतनी मेरे में कैपेसिटी है। सो मेरा EBIT अपॉन इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझ में आता है? DSCR, मैं मेरा पूरा डेट एक बार चुका सकता हूँ, इतनी मेरे में कैपेसिटी है, इतना मैं EBIT जनरेट करता हूँ। मैं मेरा इंटरेस्ट 2.5 बार चुका सकता हूँ, इतना मैं EBIT जनरेट करता हूँ कि मैं इंटरेस्ट का 2.5 गुना चुका सकता हूँ। मतलब आपकी लोन देने की कैपेसिटी और है अभी। समझना, इससे बैंकर्स क्या समझते हैं कि अगर ये 2.5 गुना इंटरेस्ट चुका सकता है तो मतलब ये और लोन ले सकता है। जब तक इसका EBIT 5 लाख ना हो जाए तब तक ये पूरा इंटरेस्ट चुका पाएगा। ये भी आया, समझे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगला है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, सेम एग्जांपल। प्रेफरेंस डिविडेंड जो मुझे चुकाना है, कहाँ से चुकाना है? EAT से। क्या मुझे EBIT से चुकाना है? ना, पहले मैं इंटरेस्ट को दूंगा, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें से मुझे टैक्स देना पड़ेगा पहले। मैं उससे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं चुका सकता। मुझे जो भी EBIT आया वहाँ से पहले इंटरेस्ट को देना है, फिर जो पैसा बच जाए वहाँ से सरकार को टैक्स के लिए देना है, उसके बाद जो पैसा बच जाए आई विल बी एबल टू पे टू माई प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आओ, नेट प्रॉफिट या EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अपनी केस में EAT कितना आया? अपनी केस में EAT है 2,40,000। 2,40,000 डिवाइड बाई PD आएगा 40,000। करो, 240 डिवाइड बाई 40,000, यहाँ आएगा 6 टाइम्स। आप वट से बोल सकते हो, आई विल बी एबल टू पे माई प्रेफरेंस डिविडेंड 6 टाइम्स। 6 टाइम्स, मैं 6 बार अपना प्रेफरेंस डिविडेंड चुका सकता हूँ, इतना मेरे में पेमेंट की कैपेसिटी है। सो क्या आप प्रेफरेंस शेयर्स और रेज कर सकते हो? आराम से। आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कवर है। यस, मैं मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड 6 बार पे कर सकता हूँ, तो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रेज कर सकता हूँ। मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो भी हुआ। अगर यहीं पे आपको बोला जाए इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, क्या बोलोगे? बुक में है नहीं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। क्या बोलोगे? इक्विटी मुझे कहाँ से चुकाना है? 2 लाख से चुकाना है। एंड कितना चुकाना है? आपने फॉर एग्जांपल अर्निंग्स ये हुई, आपने डिविडेंड चुकाया मान लो 50,000 का, बाकी 1.5 लाख आपने ट्रांसफर किया रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, सो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कितना आया? 50,000 इक्विटी डिविडेंड अपॉन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख, ये आया 4 टाइम्स। सो आप आपका इक्विटी डिविडेंड 4 टाइम्स चुका सकते हो। ये याद रखना, बुक में दिया हुआ नहीं है पर एग्जाम में पूछ लेंगे। कंफ्यूज मत होना कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। अरे पढ़ाया था, ध्यान से देखो। चलो अगला है, अरे दिया हुआ है सिमिलरली करके दिया हुआ है। ग्रेट बुक वाले, ग्रेट इंपॉर्टेंट। क्या किया अपन ने? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वही किया। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बच जाता है 2 लाख। नीचे लिया हमने 2 लाख, और कितना हमने इक्विटी डिविडेंड पे किया, ऊपर हमने लिया कितना हमने इक्विटी डिविडेंड पे किया, 50,000 रुपये। एज इट इज सेम टू सेम एग्जाम्पल, नथिंग न्यू इन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है हाउ मच टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर्स ऑल द फिक्स्ड चार्जेस। अब इसमें मुझे कैश फ्लो देखना है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आएगा ही, EBIT प्लस मैं करूँगा डेप्रीसिएशन। क्यों करूँगा? क्योंकि डेप्री क्या मेरा कैश एक्सपेंस है? ना, डेप्री मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। सॉरी, मेरा डेप्रीसिएशन में कैश नहीं जाता है। मैं डेप्रीसिएशन को सिर्फ एज अ नॉन कैश एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट के चार्ज करता हूँ। सो EBIT प्लस डेप्री अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, EMI, यहाँ लिखो ईयरली EMI। ठीक है, चलो। सो EBIT प्लस डेप्री, ये आएगा कैश फ्लो। मेरे कैश फ्लो कितनी बार मेरा फिक्स चार्जेस को कवर कर रहे हैं? मेरे कैश इनफ्लोज
कितनी बार मेरे फिक्स चार्जेस को कवर कर रहे हैं, ये होता है मेरा फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो FCCR। हाउ मच टाइम्स माई कैश फ्लो इज एबल टू कवर माई फिक्स चार्जेस। अगले है एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, नाम से ही सब फॉर्मूलाज बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो कवरेज रेशियोज है शायद याद करने पड़ सके, आई डोंट नो, शायद याद हो भी गए हो। चलो, सो एक्टिविटी, हम एक काम करते हैं, पहले सिर्फ फॉर्मूला समझते हैं, इन डेप्थ बाद में जाएंगे। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसमें अगर आपको रटना है तो भी ट्रिक है, याद रखना है तो भी ट्रिक है। अगर आपको इसमें रटना है तो जो भी लिखवा दूं मैं आपको, टर्न ओवर रेशियो होंगे। टर्न ओवर मतलब क्या होता है, सेल्स। तो जो भी टर्न ओवर, एज द नेम सजेस्ट, टर्न ओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो में टर्न ओवर सबसे ऊपर आएगा, पहला तरीका। टर्न ओवर रेशियो में टर्न ओवर सबसे ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। दूसरा, टर्न ओवर रेशियो के साथ जिसको भी कंपेयर किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एसेट टर्नओवर रेशियो, सो ये याद रखो, एसेट टर्नओवर रेशियो में, एसेट टर्नओवर रेशियो अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना, टर्नओवर डिनोमिनेटर में आएगा, एसेट न्यूमरेटर में आएगा। एसेट को टर्न ओवर कर दो, एसेट को टर्न ओवर कर दो, जो आपका ऊपर है, जो आपका पहले है, उसको टर्न ओवर कर दो। एसेट को टर्न ओवर मतलब घुमा दो, उल्टा कर दो, पलटी लगवा लो। सो एसेट टर्न ओवर फर्स्ट तरीका है, टर्न ओवर सबसे ऊपर। जहां भी टर्न ओवर रेशियो आया, टर्न ओवर सबसे ऊपर, टर्न ओवर सबसे ऊपर, याद कर लो। जहां भी टर्न ओवर आया, टर्न ओवर सबसे ऊपर, या फिर जिसको टर्न ओवर से कंपेयर कर रहे हैं उसको टर्न ओवर कर लो, पलटी लगवा लो, एसेट टर्न ओवर रेशियो। चलो, सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो याद हो जाएगा, टोटल एसेट नीचे आ जाएगा, टर्नओवर ऊपर आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो याद रह जाएगा, फिक्स्ड एसेट ऊपर आ जाएगा, ना 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 ना, टर्नओवर ऊपर आएगा, यस। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, फिक्स्ड एसेट को टर्न ओवर कर दो, नीचे ले जाओ। चलो आते हैं, पहला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बताता है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टोटल एसेट्स है 20,000 का, मेरा टर्नओवर है 1 लाख का। मैं चलो एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चिप्स बनाने की मशीन है, बेस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास एक चिप्स बनाने की मशीन है। मैं उसके अंदर पोटैटो को क्रश करता हूँ या उसको जो भी करते हैं, वहाँ से चिप्स बन के निकलती है ऑटोमेटिकली। एक बड़ी सी मशीन है, एक मशीन में मैं यहाँ से आलू डालता हूँ, यहाँ से क्या निकलता है, सोना नहीं निकलता है, चिप्स बन के निकलती है। सो यहाँ से मैं आलू डालता हूँ, ऑटोमेटिकली मशीन में वो उनके पतले पतले लेयर्स बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो अंदर डीप फ्राई होते हैं, डीप फ्राई होकर बन के वो चिप्स निकलते हैं। सो मैं बोलूँ मेरा टोटल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट 20,000 है, तो अगर मेरी मशीनरी 20,000 रुपये की मैं लेके आया, सो क्या मैं उससे 20,000 का ही माल बेचूंगा ना। अगर मैं 20,000 की मशीनरी से 5,000 10,000 का माल बेच रहा हूँ तो मशीनरी लाया क्यों फिर। अगर मैं 20,000 की मशीनरी से कम 3-4 गुना का माल ना बेच लूँ तो मेरी वो मशीनरी कोई काम की नहीं है। सो अगर मैं बोलूँ मैंने 20,000 की मशीनरी से 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 की मशीनरी से 1 लाख का जनरेट किया रेवेन्यू, सो मेरा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या आया, मैंने एसेट को कितनी बार यूज किया मेरा टर्नओवर जनरेट करने के लिए। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना आपको लिखना हो तो, मैंने मेरे एसेट को कितनी बार यूज किया टर्नओवर को जनरेट करने के लिए। हाउ मच टाइम्स माई एसेट हैज बीन यूज्ड टू जनरेट द टर्नओवर। सो माई एसेट हैज बीन यूज्ड 5 times टू जनरेट 1 लाख रुपीज ऑफ टर्नओवर। कैसे निकाला आपने, 1 लाख डिवाइड बाई 20,000, ये आएगा 5 times। So my asset of rupees 20,000 has been used 5 times
टू जनरेट द टर्नओवर ऑफ ₹1,00,000। समझ में आया? बहुत सिंपल, बहुत ईजी। चलो एक बार देख लो क्या लिखा है। हाई टर्नओवर, हाई रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स। समझे? मैं अगर ये 6 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स मान रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, सो माई एसेट इज बीन यूज्ड वेरी गुड, वेरी एफिशिएंटली। एंड लो एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स एसेट्स आर नॉट एफिशिएंटली बीन यूटिलाइज्ड। ओके, अगला है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ पे बात करी हमने टोटल एसेट की, यहाँ हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट की। सेम टर्न ओवर ऊपर आएगा, नीचे आएगा फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, इन केस हमारे पास कभी टर्नओवर नहीं अवेलेबल हो, इफ टर्नओवर इज नॉट अवेलेबल, यू कैन यूज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यू कैन ऑलवेज यूज COGS। कुछ रेशियोज तो ऐसे हैं जहां आपको टर्नओवर यूज ही नहीं करना, जहां आपको COGS ही यूज करना है। चलो, पहला था टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, याद रह जाएगा, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स। दूसरा था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। इफ टर्नओवर नॉट अवेलेबल, यू कैन यूज COGS। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कुछ नहीं, टर्नओवर अपॉन कैपिटल। नेट एसेट्स या कैपिटल, और कैपिटल, जितना मैंने कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड किया है। सो ये भी बहुत इजी, सिंपल। अगला था करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, सिंपल, ऊपर टर्नओवर और COGS, नीचे क्या आएगा, करंट एसेट्स। अगला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सिंपल, ऊपर आएगा टर्नओवर, नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूलाज तो याद करवा रहा हूँ, उसका मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। चलो समझते हैं, और कुछ बचा है, समझते। सो हाउ मच टाइम्स, ये मैं समझाया, आई एम यूजिंग माई ऑल द एसेट्स, हाउ मच टाइम आई एम यूजिंग माई फिक्स्ड एसेट्स टू जनरेट माई रेवेन्यू, हाउ मच टाइम्स आई एम यूजिंग माई कैपिटल टू जनरेट माई रेवेन्यू। नंबर 3, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हाउ मच टाइम्स आई एम यूजिंग माई कैपिटल टू जनरेट माई टर्नओवर। Number 4, current assets, how much time I am using my current assets to generate this turnover, how much times I am using my capital to generate this turnover। Last बचता है working capital turnover ratio, how much times I am using my entire working capital to use or to generate this kind of turnover। मैं कितना working capital use कर रहा हूँ इतना turnover generate करने के लिए। बाकी आप जब ये पढ़ोगे इसके अंदर की चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको मैंने फॉर्मूला का क्रक्स बता दिया, इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप लोग रीड कर लेना। चलो अगला है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नाम सजेस्ट क्या करता है हमें, टर्नओवर अपॉन इन्वेंट्री। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ओपनिंग भी होती है क्लोजिंग भी होती है, कौन सी इन्वेंट्री लूँ। सो आप यहाँ पे इन्वेंट्री की जगह ले लेना एवरेज इन्वेंट्री। अब ये बताओ, आप जब इन्वेंट्री को टर्नओवर बेचते हो, सो क्या आप बेचने के टाइम पे आप टर्नओवर ना लेके यहाँ पे COGS, ऑलवेज ट्राई और प्रेफर टू टेक COGS, यहाँ लिख लो, प्रेफर टू यूज COGS इन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑलवेज प्रीफर टू यूज COGS इन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलो समझ में आया आपको। सो इसको वापस मैं लिख लूँ अच्छे से, ऊपर टर्नओवर की जगह आएगा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, दिस इज योर एवरेज इन्वेंट्री। एंड COGS आपका आता है, आपको पता है, सेल्स माइनस GP। अगर आपको सेल्स का फिगर दिया हो एंड GP का फिगर दिया हो, ये ले सकते हो, या फिर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिमिलर थिंग है। चलो सो ये आ गया। अगला अगर आपको पूछा जाए, ये तो आपने निकाला इन्वेंटरी फिनिश गुड्स का,
अगर आपको बोला जाए रॉ मटेरियल का कैसे निकाला जाएगा, सो रॉ मटेरियल के अंदर आपका आएगा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कैसे करोगे, ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल अपॉन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज रॉ मटेरियल। समझ में आया? क्लियर? सो रॉ मटेरियल में हमें कंजम्पशन, यहाँ भी कंजम्पशन ही है, ये COGS इज नथिंग बट कंज्यूम्ड, हाउ मच गुड्स यू हैव कंज्यूम्ड टू सेल दिस गुड्स। मतलब मैंने अगर 10 किलो इनपुट किया और 20 किलो आउटपुट निकाला, सो 10 किलो इनपुट जो मैंने किया है उसकी कॉस्ट, आखिर मैंने बेचा तो आउटपुट है, बट उस आउटपुट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, जो मैंने गुड्स सेल किया है उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचा है, उस गुड्स को बेचने वाले गुड्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, उसे कहा जाता है COGS। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, सिंपल वही नेम्स वापस, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर डेटर्स नीचे। अब टर्नओवर में यहाँ पे मैं डेटर्स को कौन से गुड्स बेचता हूँ, क्या मैं जो गुड्स बेच के कैश ले लिए वो मेरे डेटर्स में आते हैं? नो। जो गुड्स बेच के मैं रोकड़े ले लेता हूँ वो मेरे गुड्स डेटर्स में नहीं आते। या मैं बोलता हूँ ये मेरा स्कैनर है, हाथों हाथ जीपे कर दो, सो क्या वो मेरे डेटर्स में आया? ना। सो इसीलिए उसको तो लेंगे ही नहीं। सो ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल्स लिया जाएगा। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? इजी। चलो, सो रिसीवेबल्स से डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अगला है रिसीवेबल्स वेलोसिटी या डेटर्स एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये कैसे निकालेंगे? मैं आपको बोलूं कि मेरा कलेक्शन पीरियड कितनी टाइम, मुझे डेटर्स कितने टाइम में पैसा आ जाता है। सो इसको मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा ये बताओ कितना पैसा आना बाकी है, तो आप बोलोगे सर 1,00,000 रुपए आना बाकी है। अब ये बताओ कितने टाइम में आता है, मतलब मुझे ये पैसा, एक दिन की डेली सेल्स कितनी है मेरी एक दिन की डेली सेल्स कितनी है। आप बोलोगे सर आपकी डेली की सेल्स है 2,000 रुपये, सो यहाँ आ जाएगा 50। सो 50 डेज में मेरा पैसा मुझे रिसीव हो जाता है, 50 डेज में पैसा मुझे रिसीव हो जाता है। पहला फॉर्मूला तो ये है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन डेली क्रेडिट सेल्स, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। अगला है 12 मंथ्स, 52 वीक्स, 360 डेज या 1 ईयर। 1 ईयर अपॉन टर्नओवर रेशियो, इसको समझते कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स का। बहुत इजी समझाऊंगा। क्रेडिट सेल्स आपको बैलेंस शीट से, PL से मिल जाएगी। एवरेज डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएंगे बैलेंस शीट से, डिवाइड बाय 2 कर देना, फिगर्स पुट कर देना, आपका नंबर फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स आया। तो मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया मेरा 4 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, मैं अपनी सेल्स से 4 गुना डेटर्स को जनरेट करता हूं। ठीक है, अब मैं अगर 4 गुना डेटर्स को जनरेट करता हूं सेल्स से, तो मेरा पैसा कितने टाइम में आया, सो मैं करूंगा 360 डेज या 1 ईयर अपॉन में डालूंगा 4 टाइम्स, ये आएगा आपका 90 डेज। रुको समझना, मैंने अगर बोला कि मैंने मेरी जितने डेटर्स है उससे 4 गुना माल बेचा है, सो मेरा एक बार माल बेचा, मेरे को पैसा 4 बार आया साल में मुझे पैसा 4 बार आया, 90 दिन 90 दिन 90 दिन 90 दिन। सो ये पैसा आया मेरा, ओके, सेकेंड टाइम आया, ओके, थर्ड टाइम आया, ओके, फोर्थ टाइम आ गया, ओके। सो मैंने मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो से मेरा डेटर्स रिसीवेबल्स पीरियड, कलेक्शन पीरियड
क्या है, 90 दिन का है। मैं ये बोलूँ कि मैं 4 बार साल में पैसा रिसीव करता हूँ, तो मैं एक बार का पैसा कितने टाइम में रिसीव करता हूँ। सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं वापस आपको लिख के समझा दूंगा। चलो, और बाकी हम जब सम्स करेंगे ना, बहुत इजी समझ में आएगा। जब सम्स कराऊंगा ना इसके, पानी की तरह चीज़ें साफ हो जाएगी। चलो, अगला है पेबल्स टर्नओवर रेशियो, सेम टू सेम। क्या हमने कोई गुड्स परचेज किया और उनको सामने कैश चुका दिया, सो क्या वो हमारे क्रेडिटर्स में आएगा क्या? नहीं, हमारे क्रेडिटर्स में वो नहीं आएगा। सो हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेना है नेट क्रेडिट परचेजेस। वो माल जो हमने उधारी में लिया वही और वही यहाँ कंसिडर करेंगे, वो माल जो हमने रोकड़ा दे के लिया वो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। सो एवरेज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स, ठीक है। चलो, सो पेबल वेलोसिटी सेम तरह से 360 डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, सेम तरीका। और यहाँ लिखोगे आप पेबल्स क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन डेली क्रेडिट परचेज। ये दोनों फॉर्मूला आपस में पूरे लिंक्ड है। तो ये मैं आपको बताया फॉर्मूलाज, ये वाला और ये वाला, ये आपस में पूरा लिंक्ड है। जब सम्स करेंगे ना, इतना शानदार तरह से बताऊंगा आपको, साफ हो जाएगा पानी की तरह। चलो, इसके बाद आते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये थोड़े फास्ट जाएंगे, ये सब आपने 11th-12th में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूँगा इसको। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, याद रह जाएगा। जो पहले बताए ना, सिर्फ डेटर्स करेक्शन पीरियड एंड पेबल्स पेमेंट पीरियड, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज होंगे, मुझे पता है थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग होंगे, बट जब सम्स कराऊंगा ना साफ हो जाएंगे। चलो, जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। एनपी रेशियो इज एनपी अपॉन सेल्स, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स, एक्सपेंसेस रेशियो इज टोटल एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। देखो, जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स, एनपी अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स एंड एक्सपेंस रेशियो में कौन सा एक्सपेंस पूछा गया है? क्या एडमिन एक्सपेंस पूछा गया है? तो एडमिन एक्सपेंस पूछा गया है तो एडमिन एक्सपेंस अपॉन सेल्स। क्या आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा गया है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स। सीओजीएस रेशियो पूछा गया है तो सीओजीएस अपॉन सेल्स। जो भी रेशियो पूछा गया है अपॉन सेल्स। याद रखना, ये टर्नओवर रेशियो नहीं है। टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर ऊपर आता है, ये एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशियोज है। परफॉर्मेंस रेशियो में हमेशा सेल्स नीचे आता है। वहां पे आप सेल्स से कंपेयर करते हो, यहां आप सेल्स को कंपेयर करते हो। देखो, इसमें मैंने एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बोला था? मैंने एसेट्स को कंपेयर किया सेल्स से, यहां मैंने सेल्स से कंपेयर किया एसेट्स को। सो माई सेल्स इज 5 टाइम्स ऑफ माई एसेट्स, एंड यहां मैंने सेल्स से नहीं, सेल्स को कंपेयर किया। जीपी के मेरी सेल्स कितनी है, समझ में आए? वापस याद रखना, वहाँ सेल्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ सेल्स से कंपेयर करते हैं। वेरी इजी। सो जीपी रेशियो हो गया, एनपी रेशियो हो गया, ओपी रेशियो हो गया, एक्सपेंसेस रेशियो, जो एक्सपेंस पूछे, फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो पूछा हो तो फाइनेंशियल एक्सपेंस अपॉन सेल्स। चलो, इसके बाद अगला आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मतलब प्रॉफिटेबल, आप कितने प्रॉफिटेबल हो एज कंपेयर टू जितना आपने पैसा लगाया है। सो पहला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख रुपए से आपने कितना रिटर्न जनरेट किया। सो बहुत इजी फॉर्मूला है, रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग्स वन एंड द सेम थिंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। चलो, सम्स में आएंगे, बहुत अच्छे से याद रहेगा। अभी एक बार आप समझ लो चीज़ें क्या होती है,
आई नो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग रह रहा होगा, बट जब सम्स करेंगे ना बहुत पानी की तरह साफ हो जाएगा। चलो, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट याद रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स, नथिंग बट रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन एवरेज टेंजिबल एसेट्स, कितने आपके एसेट्स है। ये सारे फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगा, रुक जाओ, अभी मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता दूं EBIT इंटू माइनस टी कुछ समझ नहीं आएगा, सम्स करेंगे ना तब आपको एक्चुअल फिगर्स पुटअप करके बताऊंगा कि रिटर्न ऑन एसेट्स 4 तरह से निकल सकता है और ये 4 तरीके हैं, ठीक है। चलो, इसके अगले लेक्चर में अपन सम्स लेने वाले हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था क्या क्या था अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ये होता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहाँ भी सेम लिखा होगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट प्लस NWC पता है, या इक्विटी प्लस लॉन्ग, ये इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। चलो, सो सारे रेशियोज प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स हो सकते हैं। जहाँ भी EBIT की बात आती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जहाँ बात आती है, इट कैन बी प्री टैक्स, इट कैन बी पोस्ट टैक्स, वो प्री टैक्स भी हो सकते हैं, वो पोस्ट टैक्स भी हो सकते हैं। सो EBIT अगर प्री टैक्स बोला गया है तो टैक्स माइनस नहीं करना है, और अगर पोस्ट टैक्स बोला गया है तो आपको उसमें से टैक्स माइनस कर देना है। चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओनली एंड ओनली इक्विटी प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, यहाँ पे लूँगा नीचे में और ऊपर में लूँगा मेरा रिटर्न। EBIT इट कैन बी प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। सो अगला टॉपिक है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉइंट मॉडल। अब ड्यू पॉइंट जो है वो क्या बोलता है ये देखते हैं। इसमें कुछ अपने फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करने हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है इक्विटी मल्टीप्लायर एंड तीसरा है टर्नओवर रेशियो को कुछ कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करना है। तो 3 चीज़ें होगी इसके अंदर। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन, सबसे फर्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, दूसरा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर। तीनों वन एंड द सेम थिंग। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया या मेरे पास कितने एसेट्स है, सेम थिंग, या मैंने कितना कैपिटल लगाया। कैपिटल टर्नओवर रेशियो यहाँ लिखोगे, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट होगा आपका इक्विटी मल्टीप्लायर। सो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमें मैट्रिक्स में डालना है। देखते एक एक करके क्या चीज़ें हैं। सो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स या रेवेन्यू, ये समझ में आता है, डेफिनेटली यस। अगला है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो में आपको मैंने क्या बताया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई भी टर्नओवर रेशियो हो आपको मैंने बताया हुआ है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट को टर्नओवर कर दो, नीचे ले आओ, या फिर इन्वेस्टमेंट को टर्नओवर से कंपेयर करना है। सो टर्नओवर में सबसे पहले आएगा टर्नओवर। सो यहाँ आएगा टर्नओवर और सेल्स, इसको मैं ज़्यादा लिखता हूँ, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट कैपिटल या एसेट, जो डालना है डाल सकते हो। देखो सेल्स या रेवेन्यू वन एंड द सेम थिंग, अपॉन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट जो आपको डालना डाल सकते हो। एंड तीसरा आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब मैं कितने रेट पे मैंने ग्रो कर रहा हूँ, या फिर अगर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि मैंने मेरे शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैंने 300 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं तो मैंने इक्विटी का मल्टीप्लायर आएगा 3। फॉर एग्जांपल चलो बताता हूँ, अपने बैलेंस शीट पे अपने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके मिला के, दोनों मिला के आपके 500 करोड़ के हैं। एंड सामने आपने एसेट्स परचेज कर रखे हैं 2000 करोड़ के, या फिर अदर नंबर इसको आप ले सकते हो 800 करोड़ के। ओके, सो अगर आपने 800 करोड़ के एसेट परचेज कर रखे हैं एंड आपका इक्विटी सिर्फ 500 करोड़ है, सो आपने कहीं ना कहीं से डेट रेस किया हुआ होगा, येस, बट हमें यहाँ कंसिडर नहीं करना है, हमें इक्विटी का मल्टीप्लायर देखना है। सो वो आपका इक्विटी का मल्टीप्लायर आपका आएगा, देखो इन्वेस्टमेंट एसेट्स या कैपिटल, अपने इस केस में आएगा 800 डिवाइड बाई 500। एक कैलसी लगा लोगे तो 800 डिवाइड बाई 500 आएगा 1.6।
सो मेरा इक्विटी मल्टीप्लायर आएगा 1.6 का। इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ पॉसिबल फॉर अ कंपनी विद टेरिबल सेल्स एंड मार्जिन्स टू टेक एक्सेसिव डेट एंड आर्टिफिशियली इंक्रीज इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। मेरे पास मार्जिन बहुत अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्जिन है बिजनेस का 35 to 40% का। क्या मैं 10-12% का डेट लेके मेरा और पैसा सेल्स इंक्रीज कर सकता हूँ? यस। हो सकता है मैंने एक्सेस डेट ले लिया हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 16 के बीच में हो, मेरा कॉस्ट 16 का आ रहा है बट मेरा मार्जिन बेनिफिट जो निकल रहा है वो मेरा ज़्यादा का निकल रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि मैं मेरे इक्विटी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करूँ। क्या लिखा है? द इक्विटी मल्टीप्लायर अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एक फाइनेंशियल लेवरेज का ही एक मेजर है। इट अलाउज द इन्वेस्टर टू सी व्हाट प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट। मतलब मैंने डेट से पैसा लिया, देखो मैंने डेट से पैसा लिया, मुझे कॉस्ट आई 16%, मुझे रिटर्न निकाला इन्होंने मान लो 35%। इसका डिफरेंस आता है मेरा 19% का। ये मेरा हुआ बेनिफिट, नेट बेनिफिट लिखो इसको आप। मैंने कहा 19% नेट बेनिफिट मिला, किस में बटेगा? ये बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर में। मैंने एक्सेस डेट लिया, एक्सेस पैसा लिया, उसको इन्वेस्ट किया मैंने मेरी कंपनी में, मैंने वहाँ से रिटर्न जनरेट किया, मैंने डेट वालों को उनका पैसा चुका दिया, उसके बाद जो मेरे पास एडिशनल मार्जिन बचता है वो इक्विटी को जाएगा। ये मेरा इक्विटी मल्टीप्लायर का एक पार्ट बनेगा। इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे अपन। 3 चीज़ें हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, एनपी मार्जिन इंटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। इसको फॉर्मूला को एक और शॉर्टन करते हैं। अगर आप फॉर्मूला को लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है आपका एनपी मार्जिन, एनपी मार्जिन इंटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो इंटू आप करोगे इक्विटी मल्टीप्लायर। एनपी मार्जिन क्या होता है? इट इज़ एनपी अपॉन सेल्स, यहाँ इसको इंटू करेंगे, इंटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, यहाँ आएगा सेल्स अपॉन कैपिटल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। अपन ने क्या देखा था लास्ट? इट इज़ इन्वेस्टमेंट एसेट कैपिटल या शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन, सेम कैपिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। देखो सेल्स कट गया, सिंपल, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट कट गया, नेट बच गया एनपी अपॉन शेयर होल्डर्स, एनपी अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ा गया है, सिंपल, इन्वेस्टमेंट को कट कर दिया, सेल्स कट कर दिया, एनपी अपॉन शेयर कैपिटल, इट इज़ नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी, सेम थिंग। चलो यहाँ से नहीं और वहाँ से कान पकड़ा है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ बताने का तरीका अलग है। चलो अगले आते हैं अपन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, मैं क्या चीज़ें आपकी कंपनी में चेक करूँगा? पहला है ईपीएस, आप मेरे एक शेयर पे कितना पैसा कमा के दे रहे हो। ईपीएस इज अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे आप कितना पैसा कमा के मुझे दे रहे हो। दूसरा है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, आप एक शेयर पे कमा तो रहे हो मान लो 50-100 रुपये, पर मुझे आप दे कितना रहे हो, रिटर्न कितना कर रहे हो? क्या आप मुझे 100 रुपये कमा के 2 रुपये दे रहे हो, या आप मुझे 100 रुपये कमा के 50 रुपये दे रहे हो? दिस इज डिविडेंड पर शेयर। अगला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। पहला है अपना अर्निंग्स पर शेयर, इन डेप्थ पढ़ते हैं। आपका जो भी नेट प्रॉफिट आया या आपका जो भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ। यहाँ आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर। अदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स पे करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक शेयर होल्डर के पास 10, 20, 30, 50 शेयर्स हो। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका अर्निंग्स पर शेयर, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। डिविडेंड पर शेयर मतलब फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लूँ, मैंने 10 CR कमाया एंड मेरे पास 20 CR के
आउटस्टैंडिंग या रादर 20 नहीं 2 करोड़ के आउटस्टैंडिंग शेयर्स पड़े हैं। सो मैंने ईपीएस कितना कमाया, मेरा ईपीएस आएगा ₹5 पर शेयर। मैंने 5 रुपये एक शेयर पे कमाई करी। अब मैं बोलूँ मैंने कमाया तो 5 रुपये, पर मैंने शेयर होल्डर को बांटा कितना, 2 रुपये। मैंने मेरा डिविडेंड दिया 2 रुपीज़ का। सो इसमें ये देखो मैंने टोटल डिविडेंड दिया 2 रुपीज़ का, मेरे पास 2 करोड़ शेयर थे, तो मैंने 4 करोड़ का डिविडेंड दिया अपॉन 2 करोड़ शेयर होल्डर्स। इट इज़ नथिंग बट 2 रुपीज़। अगला आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। रेशियो मतलब मैंने कितना कमाया वर्सेस मैंने कितना चुकाया। सो मैंने 5 रुपये कमाए, सामने मैंने 2 रुपये 5 कमाए 2 रुपये चुकाए। सो 2/5 इट इज़ माई 40%। मैंने 40% अपनी कमाई का डिविडेंड चुका दिया। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर्स। सो जो अपने इन्वेस्टर्स है वो कौन से रेशियोज को चेक करेंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कौन से वैल्यूएशन पे वो लोग क्या क्या मेट्रिक्स है उनका, किस तरह वो एक एक शेयर की वैल्यूएशन निकालते हैं, मार्केट वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, चेक करते हैं। पहला आता है अपना पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पी रेशियो एज द नेम सजेस्ट, प्राइस अपॉन अर्निंग्स। हमने डे 1 से सोच रखा है कि हम फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हम फॉर्मूलाज को लॉजिकली डिकोड करेंगे। सो पहला है प्राइस इक्विटी, प्राइस अर्निंग्स रेशियो रादर सॉरी। सो प्राइस अर्निंग इज नथिंग बट योर प्राइस अपॉन योर अर्निंग्स। हाउ मच इज योर प्राइस, PRICE अपॉन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या अर्निंग्स लिख दो आप रादर। अगर इसको याद रखना आप, अगर ऊपर वाला पर शेयर में ले रहे हो तो नीचे वाला भी पर शेयर में लेना, ऊपर वाला टोटल में ले रहे हो तो नीचे वाला भी टोटल में लेना। कैसे, अगर आप अर्निंग्स प्राइस को टोटल ले रहे हो कि टोटल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, अगर आप ऊपर वाला टोटल में ले रहे हो टोटल मार्केट वैल्यू तो नीचे लोगे अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स। अगर आप ले रहे हो मार्केट प्राइस पर शेयर तो नीचे लोगे अर्निंग्स पर शेयर। याद रहेगा, सिंपल, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपने ऊपर वाला चीज़ टोटालिटी में लिया तो नीचे वाला चीज़ भी टोटालिटी में लोगे। अगर ऊपर वाला आपने पर शेयर लिया तो नीचे वाला भी आप पर शेयर ही लोगे। सो पी रेशियो मतलब, इसका मतलब ये होता है आप आपकी अर्निंग्स का कितना मल्टीपल प्राइस का मांग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि भाई मेरा यहाँ लिखते हैं, चलो कि मेरा अर्निंग्स है, सेम एग्जांपल अपने लेंगे ऊपर वाला 10 करोड़ रुपीस का, एंड मेरा मार्केट वैल्यूएशन है 250 करोड़ का। सो आपने आपका अर्निंग्स का कितना टाइम्स प्राइस डिमांड किया, मतलब आप कितने टाइम, कितनी बार आप पैसा कमाओगे तो आप उस वैल्यू पे पहुंचोगे। सो यहाँ आएगा मार्केट वैल्यू 250 अपॉन 10 करोड़, दिस विल कम टू 25 टाइम्स। मतलब आपने आपकी अर्निंग्स का 25 गुना प्राइस मांगा। मतलब आपको ये श्योरिटी है कि एटलीस्ट 25 ईयर्स तक तो मैं ये सेम प्रॉफिट जनरेट कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको श्योरिटी है कि अगले 25 साल तक तो मैं मेरा प्रॉफिट जनरेट सेम रेट पे कर ही लूँगा। और अगर आप और ज़्यादा ग्रो करोगे, सो इसको ग्रो करते जाओगे, सो हायर द डिनोमिनेटर लोअर द टाइम पीरियड। इसको आप 10, 12, 15, 20, अगर आप यहाँ 25 पे पहुँच जाते हो सो यहाँ आपका 10 आ जाएगा। आप 10 साल में पूरा पैसा रिकवर कर लोगे। चलो, एंड इसको अगर अपन नंबर ऑफ शेयर में लेके जाए, मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ शेयर अपने कितने थे उस लास्ट एग्जाम्पल में, 2 करोड़। 2 करोड़। सो इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर, सो 250 करोड़ का मेरा मार्केट वैल्यूएशन है, डिवाइड बाई आप अगर 2 करोगे सो 125 आपका आएगा पर शेयर का प्राइस। सो एमपीएस आया 125, डिवाइड बाई आप करोगे ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 10 डिवाइड बाई 2, इससे जाएगा 5। सो यहाँ भी आप सेम कट करोगे तो 25 आ जाएगा। सेम एग्जांपल 25 टाइम्स आपने एक शेयर पे 5 रुपये कमा के दिया, बट आपने एक शेयर की 125 रुपये की वैल्यू डिमांड की,
इसका मतलब ये है कि आप आपकी अर्निंग्स का 25 गुना प्राइस डिमांड कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। यील्ड का मतलब आपको मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, या शायद इससे पहले आपने समझा था कि यील्ड मतलब वो चीज़ जो हमारे हाथ में आके लैंड होती है। यील्ड मतलब वो चीज़ जो हमारे हाथ में आती है, हमने कितना इन्वेस्ट किया विज़ाविज़ हमें कितना मिला। चलो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, अब वो 100 रुपये से मेरे 200 रुपये बन गए, बट जब मेरे को बेचना था तब मुझे उसके 180 रुपये ही मिले। तो मेरा यील्ड विल नॉट बी इक्वल टू 100%, यील्ड विल बी इक्वल टू 80%। कितना मैंने रियलाइज किया उसको कहा जाता है यील्ड। सो डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड हम क्या चेक करेंगे, इसमें दो फॉर्मूला है। पहला तो जितना जितना आपको डिविडेंड मिला वो मैंने, चलो बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने इन्वेस्ट किया था 100 रुपये, मुझे कंपनी ने इसके ऊपर डिविडेंड दिया 10 रुपये का, एंड मैं जब इसको सेल किया सो मुझे 120 में सेल हो गया। सो मैंने कितना कितना इससे कमाया। सो मैंने एक तो 10 रुपये कमाया, प्लस जो इसका डिफरेंस है 20 रुपये वो मैंने कमाया। कितने पे कमाया? 100 पे। सो 30% मेरा डिविडेंड यील्ड, एज सिंपल एज दैट। सो डिविडेंड प्लस आएगा चेंज इन प्राइस, ट्राइंगल जो साइन है वो चेंज का होता है, हाउ मच चेंज इन प्राइस अपॉन इन्वेस्टमेंट या इनिशियल प्राइस पर शेयर। या फिर आप ये देख सकते हो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, अगर ये 100 से 120 का फ्लक्चुएशन नहीं है, तो सिर्फ आपको 10 अपॉन 100 दिस इज 10% का आपने यील्ड कमाया। मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है, सो आपको ये चीज़ नहीं कंसिडर करनी, अगर है तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर, सिंपल, मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, या फिर बुक वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एवरेज प्राइस पर शेयर, प्राइस ऊपर आएगा, नीचे आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मार्केट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, बहुत सिंपल, नहीं समझा रहा मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना क्यू रेशियो। क्यू रेशियो इज प्रपोज्ड बाय जेम्स टॉबिन। जेम्स टॉबिन ने क्यू रेशियो प्रपोज किया था कि क्यू रेशियो क्या होता है। क्यू रेशियो इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का वो डिफरेंस बताता है कि मेरा शेयर मार्केट में क्या प्राइस पे चल रहा है एंड उसका इंट्रिंसिक एक्चुअल वैल्यू क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा शेयर का करंट मार्केट प्राइस था 200 रुपीज़। मार्केट में कोई न्यूज़ आई कि मेरी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है एंड मेरा प्राइस 10% से बढ़ के 220 हो गया। सो अब मैं बोलूँ कि मेरा शेयर का एक्चुअल प्राइस है 200 का, बट न्यूज़ की वजह से वो 220 हुआ है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू जेम्स टॉबिन क्यू रेशियो क्या बोलता है, आपको लेना है सबसे पहले मार्केट वैल्यू 220 अपॉन 200, दिस इज 1.1। ये हुआ एक एग्जांपल। दूसरा मैं बताऊँ आपको, मेरा करंट मार्केट प्राइस है सेम 200 रुपये एंड मार्केट में ऐसी न्यूज़ फैल गई कि मेरा रिजल्ट ख़राब आने वाला है, मैं इस बार शायद लास्ट टाइम से कम प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाला हूँ। सो मेरा प्राइस सडनली -10% होके 180 हो गया। सो ये है मेरा मार्केट प्राइस। इसमें देखोगे मार्केट प्राइस 180 और यहाँ पे आएगा 200, सो दिस विल बी 0.9। सो देखो टॉबिन ने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम इज व्हेन क्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 1। अगर आपका क्यू रेशियो जो है वो 1 आ रहा है, सो आपका मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है, इक्विलिब्रियम पे है, परफेक्टली आप प्राइस्ड हो। व्हेन इट इज लेस देन 1 इट कुड मीन द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। देखो यहाँ पे आपका शेयर लेस देन 1 है, 0.9 है। सो क्या आपका शेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड है? यस, सिर्फ और सिर्फ किसी न्यूज़ के कारण मेरी प्राइस घट चुकी है, एक्चुअल मेरी वैल्यूएशन उतनी नहीं है, मेरी वैल्यूएशन उससे ज़्यादा है। और इट कुड मीन दैट अंडर वैल्यूड, व्हेन इट इज़ मोर देन 1 इट कुड मीन दैट स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। जैसे कि इस केस में अपना
मार्केट में ये न्यूज़ आ गई कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है या कोई ऑर्डर मिला है, मेरी प्राइस बढ़ चुकी है 10% से, सो इसका मतलब मेरा स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। नोट्स फॉर कैलकुलेटिंग सम्स करेंगे, बढ़िया से मजा आएगा, साथ में सॉल्व कर लेंगे। अगला है यूजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस अ बर्ड्स आई व्यू। सो कौन कौन से यूजर्स कौन कौन से रेशियोज चेक करते हैं, कौन कौन से यूजर्स क्या देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो पहला है शेयर होल्डर्स, दे ऑलवेज चेक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा। सो पहला है आपका ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, आप मुझे एक शेयर पे कितना पैसा कमा के दोगे। अगला है डीपीएस, क्योंकि है डिविडेंड पर शेयर, आप एक शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड दोगे। एंड पी रेशियो, मेरा पी रेशियो इज फॉर मार्केट वैल्यूएशन, कि आप आपकी अर्निंग्स का कितना टाइम मेरे से प्राइस मांग रहे हो। ऐसा तो नहीं आप 100 गुना प्राइस मांग रहे हो, आपको इस प्राइस पे पहुंचने के लिए 100 साल लग जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता। चलो इसके बाद है इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स है वो क्या चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, सोल्वेंसी रेशियोज एंड टर्नओवर रेशियोज। ये आपके ये रेशियोज चेक करते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर सही से मेंटेन कर रहा हूँ या नहीं। ये तो नहीं है कि मेरा डेट एंड इक्विटी इम्बैलेंस्ड है, मैंने डेट बहुत सारा ले रखा है, मेरे पास इक्विटी तो है ही नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास इक्विटी या डेट जीरो है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, मैं डेट नहीं ले रहा हूँ। क्यों? बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज एंड अगला है टर्नओवर रेशियोज। चलो सो लेंडर्स क्या रेशियो देखेंगे, लेंडर्स मतलब जो आपको लोन देते हैं, डेट वाले क्या रेशियो चेक करेंगे, डेट वाले चेक करेंगे कवरेज रेशियो, आपका कितना कवरेज रेशियो में आता है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, DSCR, डेट कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, आप फिक्स्ड चार्जेस कवर कर पा रहे हो नहीं। यहाँ एक और आएगा लेवरेज रेशियो भी चेक करेंगे। लेवरेज रेशियो में आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, आपके पास फिक्स्ड चार्जेस वाले फंड कितने हैं विज़ाविज़ आपके पास वेरिएबल चार्जेस वाले फंड कितने हैं, इक्विटी फंड कितना है एंड आपके पास फिक्स्ड चार्ज का फंड कितना है, आपको कितना पैसा फिक्स्ड में चुकाना है। अगला है सॉल्वेंसी रेशियोज एंड अगला है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज आपको पता है बहुत अच्छे से, सॉल्वेंसी रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो हमने पढ़े थे आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। अगले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या चेक करेंगे, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो आपको उधार पे गुड्स देते हैं, वो चेक करेंगे मेरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, मैं कितना टाइम्स क्रेडिटर्स को एक साल में पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, मैं क्या फ्रीक्वेंसी पे क्रेडिटर को पे कर रहा हूँ, क्या मैं हर 3 महीने में पे कर पा रहा हूँ या मैं शायद 6 महीने लगा रहा हूँ, या हो सकता है मैं 1 मंथ में ही क्रेडिटर को पे कर देता हूँ। सो वो चेक करेंगे आपकी लिक्विडिटी रेशियो, आप कितने लिक्विड हो, एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि क्रेडिटर को शॉर्ट टर्म से मतलब है, वो शॉर्ट टर्म रेशियोज ही चेक करेंगे, वो लॉन्ग टर्म रेशियोज चेक नहीं करेंगे। इसके बाद है आपके एम्प्लॉयज़ क्या चेक करेंगे, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, आई डोंट थिंक सो एम्प्लॉयज़ सब चेक करते हैं। एम्प्लॉयज़ चेक करते हैं आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कि एम्प्लॉय का आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय का टर्नओवर, कितना आप एम्प्लॉय को टर्नओवर दे रहे हो, आपके पास एम्प्लॉय कितने छोड़ के जा रहे हैं, कितने ज्वाइन हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ये रेशियो चेक करेंगे। अगला है रेगुलेटर या गवर्नमेंट क्या रेशियोज चेक करेगी, गवर्नमेंट को अगर सब्सिडीज देनी है सो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेक करेगी, आप कितने प्रॉफिटेबल हो ये गवर्नमेंट चेक करेगी। मैनेजर्स या प्रोडक्शन मैनेजर्स, जितने मैनेजर्स उतने रेशियोज, सेल्स मैनेजर है वो सेल्स का रेशियो चेक करेगा, परचेज मैनेजर है वो परचेज का रेशियो चेक करेगा। सो मैनेजर्स इनपुट आउटपुट रेशियो पे मेन फोकस करेंगे। रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन रेशियो है वो भी मैनेजर्स चेक करेंगे, कितना मैं इनपुट डाल रहा हूँ, कितना मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, ये भी मैनेजर्स चेक करेंगे। सो ये रहे रेशियो, सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव या जनरल मैनेजर्स ऑल रेशियो चेक करेगा, पूरी कंपनी की पंचायती करेगा। फाइनेंशियल मैनेजर सिर्फ फाइनेंस रेशियोज पे जाएगा, सेल्स मैनेजर सेल्स रेशियो चेक करेगा। डिफरेंट इंडस्ट्री जो है, टेलीकॉम, बैंक, होटल, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट रेशियोज चेक किए जाते हैं। जैसे टेलीकॉम में आपने देखा होगा APR, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, वो चेक करते हैं कि उनका APR कितना है, इस बार APR घटा है, APR बढ़ा है, वो पर रेवेन्यू पर कस्टमर चेक करते हैं कि हमारा एक कस्टमर अगर है सो वो कितना सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा रहा है, वो कितना प्राइस हमें पे कर रहा है।
सो रिलेटेड टू कॉल एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर कस्टमर, वही हमने देखा रेवेन्यू पर कस्टमर एंड एक्सपेंस पर कस्टमर। अगला है बैंक। बैंक देखेगा लोन टू डिपॉजिट रेशियो, कि हमने डिपॉजिट तो ले लिया 2 करोड़ के, पर क्या सामने हमने 2 करोड़ लेंड किए? ऐसा तो नहीं कि हम डिपॉजिट पे सिर्फ कॉस्ट चुका रहे, हम जो पैसा लोन लेंड कर ही नहीं रहे, एंड हम पैसा जनरेट कहाँ से करेंगे? अगला आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रेशियोज। ठीक है, ये सारे चेक करते हैं। होटल में आएगा रूम ऑक्यूपेंसी रेशियो, बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो, हमारे रूम्स, हमारे बेड्स कितने टाइम ऑक्यूपेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि 20% ऑक्यूपेंसी रेशियो आया, क्या प्रॉफिट? नो प्रॉफिट। 50% ऑक्यूपेंसी रेशियो आया, आप ब्रेक इवन एट पार। 90% आपके रूम ऑक्यूपाई हो रहे, यू आर एट प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें भी चेक उसमें करेंगे। लास्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर पर किलोमीटर का रेवेन्यू चेक होगा। पैसेंजर पर किलोमीटर का रेवेन्यू चेक होगा कि मेरा एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर दूर जाता है तो मुझे क्या कॉस्ट चुकाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर क्या है, ये सब चीज़ें इसमें चेक होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। आपको जब डिसीजन मेकिंग करना होगा तब आप रेशियोज को किस तरह यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे। सो ये है कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस में चेक किया जाता है। लिक्विडिटी पोजीशन, आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आप कितने टाइम में डेटर्स से पैसा रियलाइज कर लेते हो, आप कितने टाइम में क्रेडिटर्स को पैसा पे ऑफ कर देते हो, ये चेक किया जाएगा लिक्विडिटी के अंदर। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, आपका लेवरेज कितना है, क्या आप डेट सर्व कर पा रहे हो, क्या आप इंटरेस्ट सर्व कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के लिए चेक करी जाएगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू योर सेल्स रेवेन्यू कितने % है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, आप किस रेट पे रेवेन्यू ग्रो कर रहे हो, ये सब चीज़ें चेक होगी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में। आप कॉस्ट कम पर कर पा रहे हो नहीं, आप सेल्स बढ़ा पा रहे हो नहीं, या आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या आप सेल्स प्राइस बढ़ा रहे हो, क्या आप वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हो, या क्या आप कॉस्ट कम कर रहे हो, क्या आप परचेज का इनपुट कम कर रहे हो कि मेरा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली निकल पाए, क्या चेक कर रहे हो। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है मेरी पीयर कंपनी जो है मैं उससे अपने आप को कंपेयर करूँ। फॉर एग्जांपल अगर HDFC बैंक एक्सिस बैंक को कंपेयर करती है सो इट इज़ गुड। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सारी बैंक्स एक दूसरे को कंपेयर करती है कि हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन क्या जस्टिफाई कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड 7% का है एंड उसका कॉस्ट ऑफ फंड 4% का है, मैं क्यों महंगे रेट पे पैसा ले रहा हूँ, ये भी चेक करना ज़रूरी है, इंटर फर्म कंपैरिजन। अगला है फाइनेंशियल रेशियोज फॉर बजटिंग। फाइनेंशियल रेशियोज फॉर बजटिंग, आपको बजट प्रिपेयर करने के लिए साल के स्टार्टिंग में कुछ रेशियोज सेट करने पड़ेंगे कि मेरा करंट रेशियो जो है 1 के नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2 को नहीं क्रॉस करना चाहिए। ऐसे कुछ ना कुछ आप रेशियोज का बजट बना लो, वो क्रॉस करे इट इज़ अ रेड फ्लैग, रेड सिग्नल, रेड साइन, वहीं स्टॉप करो एंड आपके वापस चेक करो फाइनेंशियल को कि आपने कहाँ गलती करी है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज का कुछ लिमिटेशंस होता है, जैसे कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन। अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो 20% का आपको नेट प्रॉफिट देता है एंड आपका जो दूसरा प्रोडक्ट लाइन है वो 7% का नेट प्रॉफिट देता है, सो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जज नहीं कर पाओगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट वाइज कितना निकल रहा है, आपको ओवरऑल एक गंदा पिक्चर दिखेगा। हो सकता है आपका 12-13% के आसपास रिटर्न निकले, आप बोलोगे ये तो बहुत कम है, इतना तो मैं मार्केट में डेट दे दूंगा तो भी मैं कमा लूँगा। अगला है फाइनेंशियल डेटा आर बैडली डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन। आपका फाइनेंशियल डेटा जो है उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल चलो आपने लास्ट ईयर 100 करोड़ का गुड्स सेल किया था, इस बार आपने 108 करोड़ का गुड्स सेल किया, साहब 7% तो इन्फ्लेशन ही है, आप इन्फ्लेशन के बरोबर ही ग्रो किए, आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं ग्रो किए। अगर आप 10% एवरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देते हो सो आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, आप इन्फ्लेशन से तुच्छ से ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। अगले हैं सीजनल फैक्टर्स। अगर आपका जनरली बिजनेस में ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि आपका Q1 एंड Q2
आपका खराब रहता है, आपका Q1 Q2 खराब रहता है, एंड Q3 एंड Q4, या बोलो आप इसको H1 बोल दो, H2 बोल दो, आपका H1 हाफ ईयर जो फर्स्ट हाफ का है वो खराब रहता है, एंड आपका जो H2 है वो ज़्यादा अच्छे से सेल्स जनरेट कर पाता है, क्योंकि H1 में आपको मानसून आ जाता है या आप नहीं सेल्स कर पाते हो, बट H2 में क्योंकि सीज़न आपको साथ देता है, आपकी गुड्स की डिमांड पिकअप करती है, वहाँ आप ज़्यादा अच्छे से सेल कर पाते हो। सो सीजनल फैक्टर्स को रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है। अगला है टू गिव अ गुड शेप टू द प्रॉपरली यूज्ड फाइनेंशियल रेशियोज लाइक करंट रेशियो, डेट इक्विटी। कभी कभी ये हो सकता है कि आपके जो प्रॉपरली यूज रेशियोज है, सम ईयर एंड एडजस्टमेंट्स वो आप हो जाए, आपने कुछ रेशियोज को कंसिडर ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने करंट रेशियो निकाला, आपका 1+ आराम से बैठ गया, बट आपने ये देखा कि मैंने 31 मार्च को सारे क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए, मैंने लोन लेके क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए, सो लोन डेट इक्विटी खराब दिखेगा एंड करंट रेशियो अच्छा दिखेगा। सो ये जो है इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि एक रेशियो अच्छा दिखाने के लिए मैं दूसरा रेशियो खराब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग पीरियड। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग पीरियड। मेरा अकाउंटिंग पीरियड आता है फॉर एग्जांपल 1/4/2024 से 31/3/2025, एंड किसी और का अकाउंटिंग पीरियड फॉर एग्जांपल आता हो 1/1/2024 से 31/12/2024। क्या मेरे रेशियोज कंपेरेबल है? क्या इसका Q1 इसके Q1 से कंपेरेबल है? ना, इसका Q1 आएगा टिल 30th जून, इसका Q1 आएगा टिल 31st मार्च, सो दे आर नॉट कंपेरेबल। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग पीरियड का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन लगाती है WDV पे, एंड दूसरी कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन लगाती है SLM पे। सो क्या दोनों कंपेरेबल है? ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग पीरियड अगर अलग अलग है, सो यू आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर। नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज अगेंस्ट विच अ फर्म रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड। मेरे और आपकी फर्म में कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जिसके हिसाब से अपन स्टैंडर्ड रेशियोज नहीं सेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस रेनी सीजन में नहीं चलता है, एंड आपका बिजनेस है अम्ब्रेला का, आपका रेनी सीजन में बहुत चलता है। सो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेशियोज हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे। डिफिकल्टी टू जनरेट वेदर अ पार्टिकुलर रेशियो इज गुड और बैड। जनरलाइज मतलब हम एक जनरल चीज़ बोल दें कि करंट रेशियो 1 से ऊपर अच्छा है, अरे किसी कंपनी में करंट रेशियो 1 के नीचे होता है तो भी कंपनी अच्छा बिजनेस कर लेती है। सो एक जनरलाइज करना सही नहीं है। फाइनेंशियल रेशियोज आर इंटर रिलेटेड एंड नॉट इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल रेशियोज एक दूसरे से सारे कंपैरिजन के अंदर रिलेटेड होंगे, एक रेशियो दूसरे रेशियो के इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, दोनों रेशियो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। फाइनेंशियल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलो एक बैलेंस शीट बना के बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कंपेयर करना, मेरा इक्विटी वर्सेस माय इन्वेस्टमेंट, मेरा डेट वर्सेस माय इन्वेस्टमेंट, मेरा करंट लायबिलिटी वर्सेस माय करंट एसेट्स कितना है ये चेक करना, ये हुआ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अगला हुआ वर्टिकल एनालिसिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, मेरा इक्विटी वर्सेस माय करंट लायबिलिटीज, डेट कितना है, मेरा फिक्स्ड एसेट्स वर्सेस माय करंट एसेट्स कितना है, ये मैं चेक करता हूँ वर्टिकल एनालिसिस में। अगला है समरी ऑफ रेशियोज, करंट रेशियो, आप सारे समरी ऑफ रेशियोज देख लेना। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके सारे इलस्ट्रेशंस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 2 जितने भी इलस्ट्रेशन हैं हम सारे के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, एंड इसके बाद में कुछ पीछे फिक्स्ड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये भी हम सॉल्व करेंगे। चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।